तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कहते हैं कि अमावस की रात को किसी भी हालत में हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अमावस की रात एक ऐसी काली रात होती है कि उस समय काली शक्तियां अपनी चरम छाया पर होती हैं और वो इंसान को नुकसान पहुंचाने के मामले में किसी भी हद तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी के एक दौर को कयामत की रात में ही दफनाया था। तो आइए जानते हैं मेरी जिंदगी के साथ एक ऐसा भयानक किस्सा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि कभी कभी बच्चे भी बुढ़े लोगों को अच्छी सलाह दे देते हैं, लेकिन बुढ़ों की सलाह हमेशा बच्चों के लिए काम आती है। मगर ऐसा मेरे साथ नहीं था। विज्ञान का स्टूडेंट होने के साथ साथ मुझे खुद में इतना घमंड आ गया था कि मैं किसी की बात नहीं सुनता था, और मैं स्कूल का टॉपर होने के कारण हर चीज़ में अपने आप को ही सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट मानता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मेरा घमंड भी चकनाचूर होने लगा। लेकिन एक दिन मैं किसी की दुकान पर गया हुआ था। उस दुकान पर जाने के बाद मेरे साथ किसी का पंगा हो गया और उस मुठभेड़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज का सामना करना पड़ा। लेकिन उस रात मेरे दिमाग में एक बात खटक गई थी कि उसने मुझे माँ बहन की गाली क्यों दी। उसको मैंने कुछ कहा तक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह गाली देना बिल्कुल भी सही नहीं था और अब मैं बदला लेना चाहता था। दरअसल मैं उस दुकान से एक पंखा लेकर आया था और उस पंखे की कीमत की वजह से हमारे अंदर थोड़ा गहमा गहमी हो गई। ऐसा नहीं था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आदत से मजबूर हम किसी भी दुकानदार पर रेट कम करने के लिए बहस कर जाते हैं और उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। और गलती में मैंने भी अपने मुंह से कुछ गलत बोल दिया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिस दुकानदार से मैंने पंगा लिया था वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों उस वक्त तो मैंने इस बात को सिर्फ नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ होने वाला था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मैंने तो सोच लिया था कि मैं उस आदमी को नुकसान दे दूंगा, लेकिन अभी तक मैं इस बात से रूबरू नहीं था कि जिस आदमी को मैं नुकसान देने की सोच रहा हूँ वास्तव में वो है कौन और उसका अस्तित्व क्या है। भले उस दुकान के अंदर एक कर्मचारी काम करता हो, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ और ही थी। ऐसा नहीं था कि वो पैसों से कोई बहुत ही बड़ा आदमी था, लेकिन आपकी जो सच्चाई छुपी हुई होती है वो कोई नहीं जानता था। दोस्तों उसकी सच्चाई आखिर क्या थी ये तो भगवान ही जानता था। फिर उस दिन मैं अपने घर लौट आया और अब मेरे दिमाग में उस आदमी की कही गई गालियाँ चलने लगी थी। मैंने तुरंत उस आदमी को फ़ोन लगाया और उससे लड़ने लगा। बहस में मैंने उससे कहा, अबे तेरे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो अभी दुकान पर पहुंच, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। लेकिन मेरी बातें सुनकर उस आदमी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था और उसने मुझे सामने से कुछ कहने के बाद कहा, भाई तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैं अपनी पर आ गया ना तो फिर तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। बस यहीं पर एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो गया और अब तो मैंने ठान लिया था कि जो भी हो मैं इस आदमी को पूरा नुकसान देकर ही रहूँगा और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फिर उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, उसका नाम अमरजीत था, और फिर मैंने अमरजीत को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे दोस्त अमरजीत ने कहा, अरे भाई एक छोटे से दुकानदार के अंदर इतनी औकात कि वो तुझे गाली दे सकता हो, तो चिंता मत कर, मैं उस आदमी को आज पिटवा दूंगा। उसके बाद मैंने उस आदमी के बारे में बताया और उसकी इन चीज़ों के बारे में बताया, तो मेरा दोस्त इस बात को सुनकर वो एक पल के खातिर मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसके बाद में उसने मुझे एक हल्के स्वर में कहा, भाई तुम कहीं मेहरा इलेक्ट्रॉनिक की तो बात नहीं कर रहे। और उसकी बात सुनकर मैंने उसकी बात में हामी भरी और मेरी बातों को सुनते ही उसने कहा, अरे पागल हो क्या, तुझे पता है वहाँ पर क्या रहता है। अब मैं बड़े ही गौर से उसकी बातों को सुन रहा था। फिर उसने बताया कि उस दुकान के अंदर जो भी उनसे मुठभेड़ करने की कोशिश करता है वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं कि उन्होंने जादू टोने मंत्र का काम सीख रखा है। हालांकि वो इन चीज़ को सबके सामने पेश नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं और उनकी दुकान की बिक्री काफ़ी कम होती है। मगर इन दिनों उनकी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही थी और उसकी वजह भी लोग जादू टोना ही बताते हैं। हालांकि इस बात को लेकर कोई पूरी तरीके से श्योर तो नहीं है। आज बाजार में कोई भी नहीं कर सकता। उनकी दुकान का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला होता जा रहा है और अगल बगल के तो दुकान वाले भी उनको सलाम करते हैं। अपने ही वफादार दोस्त की बात सुनकर अब मैं पूरी तरीके से दंग रह गया।
मुझे उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कर भी क्या सकता था। इसलिए मैंने उसे बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, देख भाई, जादू टोना जैसा कुछ नहीं होता, ये सब लोगों को डराने के टोटके हैं, और अगर तुझसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं इस काम को खुद कर लूँगा। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे लगा था कि मेरा दोस्त मुझे वापस से कॉल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे 1 घंटी तक नहीं दी। मैं समझ गया था कि वो इस मामले में काफ़ी डरा हुआ है और इतनी जल्दी मेरे काम को पूरी तरीके से पूरा नहीं करने वाला था। इस बात को तो मैं भली भांति समझ गया था, लेकिन अब आगे क्या होने वाला था मुझे खुद इस बात को समझ पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद मैंने अपने एक और करीब दोस्त को फ़ोन लगाया। उसका नाम अरबाज था। जैसे अरबाज ने मेरा फ़ोन उठाया तो मैंने अरबाज के सामने पूरी बातें शेयर कर दी। मेरी बातों को सुनते उसने कहा, भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं एक पैसों वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिस वजह से शहर के बड़े बड़े लोग भी मुझे भली भांति जानते थे। और जैसे मैंने अरबाज को इस बारे में बताया तो वो एकदम से गुस्से से लाल हो गया। वो भी मेरा एकदम खास दोस्त था, लेकिन वो 2 नंबर के धंधे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था और वो लड़ाई के मामले में भी किसी से कम नहीं था। शहर में उसका काफ़ी नाम था। एक बात तो मेरे दिमाग में भी काफ़ी अच्छे से बैठ गई थी कि कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस दुकान वाले के पास कोई तो ऐसी पावर है जिसकी वजह से मेरे खास दोस्त भी उससे डर जाते हैं। लेकिन उसके पास ऐसा कौन सा हथियार छुपा हुआ है जिसकी वजह से लोग डर के मारे उससे डरते हैं। खैर, मैंने अपने दोस्त अरबाज को सारी बात बता दी थी, लेकिन वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। उसके बाद उसने कहा, आज रात तो नहीं, लेकिन कल रात मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तुम एक काम करना, कल रात दुकान के पास पहुंच जाना। फिर सुबह हुई और उसके बाद मुझे अरबाज के बताए हुए अनुसार वही करना था जो उसने मुझे कहा था। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल पड़ा। उस दुकान के पास पहुंच गया। जैसे मैं मेहरा इलेक्ट्रॉनिक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दुकान के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। वहां पर काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रही थी। ये वही शॉप थी जो करीब 1.5 साल पहले पूरी तरह से बंद होने वाली थी। उसके बाद दुकान में पता नहीं क्या हुआ कि इतना चमत्कार हो गया कि इसी बीच मेरी नज़र काम करने वाले वहीं के एक लड़के पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि वो लड़का देखने में काफ़ी शांत था और दुकान का पूरा काम संभाल रखा था। उस लड़के को देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी और मुझे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की नज़रों से देखते हुए उस लड़के की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे अपने दोस्त अरबाज की बात याद आ गई। मेरे दोस्त अरबाज ने मुझे बताया था कि आज रात को मेरा काम हो जाएगा, इसलिए मुझे इस वक्त कोई भी गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। तभी मैंने सोचा कि चलो कुछ देर और इंतज़ार करता हूँ और फिर उसके बाद उस लड़के की बर्बादी को देखूंगा। यही सोचकर मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा रहा और फिर उसके बाद मेरा दोस्त अरबाज भी वहाँ पर पहुँच गया और उसके साथ ही बहुत सारे लड़के भी थे जिनके हाथों में लकड़ियाँ थी। ऐसा लग रहा था कि वो उस दुकानदार को पीटने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उस दुकान के अंदर काम करने वाले लड़के के साथ वो बहुत ही बुरा कर सकते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। धीरे धीरे अब दिन शाम की तरफ ढलने लगा। सूरज पूर्व की दिशा की तरफ से पश्चिम की दिशा की तरफ जाने लगा था। अंधेरा अपनी चरम सीमा पर आने लगा था। तो उसी वक्त मेरे दोस्त अरबाज ने कहा, देख भाई, तू यहीं पर रुक और जब फ़ोन करूं तो वहां पर पहुंच जाना। इस वक्त दुकान के बंद करने का टाइम हो गया है और यही सही मौका है उस आदमी को चटकाने का। और फिर उसके बाद अरबाज अपनी गाड़ी लेकर उस दुकान की तरफ निकल पड़ा। उसके पीछे पीछे करीब 5 लोग भी थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी थी, यानी कि मैंने उस लड़के को पिटवाने के बारे में सोचकर कुछ गलती कर दिया था। आधा घंटा बीत गया था, लेकिन इसके बाद भी मुझे अरबाज का फ़ोन नहीं आया। अब मुझे चिंता होने लगी थी कि कहीं उस दुकानदार ने मेरे लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर डाला, क्योंकि उनकी ताकत के सामने बड़े बड़े लोग घुटने टेक रहे थे। तो ऐसे में अरबाज के ऊपर भी कोई मुसीबत आ सकती थी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और फिर जैसे मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मुझे अरबाज फ़ोन कर रहा था। मैंने एक झटके में फ़ोन उठा लिया। तभी अरबाज ने कहा, भैया जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इस वक्त अरबाज काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो चाहकर भी अपनी जुबान को ठीक से नहीं संभाल पा रहा था। वो काफ़ी हकलाते हुए बोल रहा था। तभी मैंने अरबाज से कहा,
अरे भाई क्या हुआ ये तो बताओ। तभी उसने कहा, भाई उसने हमारे सारे गुंडों को पीट दिया है और मुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे मार देंगे ये लोग, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ रहा था। मैंने सोचा था कि वहां पर जाकर माफ़ी मांग लूंगा, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके बारे में कल्पना करना भी एक नॉर्मल इंसान के लिए किसी पर अचानक सपने से कम नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं तुरंत ही गाड़ी को निकालकर वहां से निकल पड़ा। गाड़ी चलाते वक्त मेरे मन में काफ़ी ख्याल थे, लेकिन उस दुकान की दूरी वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर थी। जैसे मैं उस दुकान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस दुकान के सामने एक बहुत ही बड़ा काला काला साया नजर आ रहा था। दिखने में वो किसी प्रेत की तरह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई भूत है। पहले तो मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर मेरे सारे दोस्त चित पड़े थे। तभी मैंने देखा कि उन सभी के शरीर पर काफ़ी चोटें आई थी। उनके शरीर पर काफ़ी जख्म बने हुए थे। उनकी हालत को देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। और फिर उसके बाद मैंने दुकान की तरफ देखा तो वहां पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी और जैसे मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने पाया कि वो काला साया अब एकदम से उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और उसकी आंखें अब लाल होने लगी। ये नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई थी। उसके बाद मैं उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। मैं सीधा जाकर उससे माफ़ी मांगने वाला था, लेकिन जैसे उसके करीब जाने लगा तो उसने मुझे एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसके तमाचे से मेरा सर घूमने लगा और मैं वहीं पर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो इस बात को भली बात ही जानता था कि ये सब मेरा ही किया कराया है। उसके तुरंत बाद ही मैंने देखा कि अब समय की घड़ी रुक गई थी। जब मैंने घड़ी की टाइम को देखा तो टाइम रुक गया था और ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी चीज़ें उस भूत के कंट्रोल में है जो मेरे सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद उसने अपना असली चेहरा दिखाया तो मैंने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर खाल नहीं थी और उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। वो दृश्य मेरे लिए इतना डरावना था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और मेरे पूरे शरीर में खून ही खून सूखने लगा था। इसी बीच अरबाज मेरे पास पहुंचा और उसने कहा, भाई जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। अपने दोस्त की इस बात को सुनकर मैंने तुरंत ही अपने कदमों को पीछे मोड़ लिया, लेकिन जैसे मैं पीछे मुड़ने वाला था कि तभी उसने मुझे पीछे से पकड़ा और हम दोनों को एक साथ उठाकर सड़क पर पटक दिया था। अब हमारी भी वही हालत हो गई थी जो कि बाकी के लोगों की हुई थी। हम दोनों काफ़ी जख्मी हो गए थे और अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम अपनी जगह से खड़े हो सके। हमारी हिम्मत टूट चुकी थी। हमारे बदन में बहुत जोर का दर्द हो रहा था और पूरे शरीर में जकड़न महसूस होने लगी थी। और तभी मेरे सर पर एक बहुत ही तेज वार हुआ जिसके साथ मेरी आंखों के सामने बिजली रौंद गई और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। उसके बाद जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ था और अब मेरी एक टांग टूट चुकी थी। उसके बाद मुझे पता चला कि अब मैं ज़िंदगी भर के लिए लंगड़ा हो गया हूँ। दोस्तों, इस बात ने मेरे दिल को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी घर वालों ने किसी बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया और अब मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन आज भी मुझे उस दुकान का कोई अता पता नहीं है और न ही उस आदमी के बारे में कुछ पता चल पाया। कहते हैं कि उस रात उस आदमी ने 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद वो कभी भी कहीं नहीं मिला और उस दुकान को भी बंद करवा दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस दुकान का राज क्या था? क्या उस आदमी के पीछे कोई अजीब सच्चाई थी या कोई वो शैतान था? ये सब तो मैं नहीं जानता। अगर आपको इस बारे में कुछ मालूम है तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।